हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 8 का पाठ 4 के माध्यम से आप एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है पुस की रात। इसकी प्रस्तावना है कि हल्कू एक गरीब तथा अभावग्रस्त किसान का प्रतिनिधित्व करता है तथा भारतीय किसान की वास्तविक स्थिति से अवगत कराता है। इसकी परिकल्पना है कि हल्कू के लिए खेती करना एक मुश्किल कार्य क्यों बन गया था और इसका उद्देश्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति से परिचित कराना। आइए चलते हैं आगे पाठ पर। इसमें आपको अपने मन से बताना है कि आप मन के संतोष के लिए क्या करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, स्त्री यानी उसने अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण निश्चित दशा में खड़ा रहा, पुस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह मुन्नी के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन उपाय करेंगे। कोई खैरात में दे देगा, कंबल ना जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आता। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करोगे, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिले, किसी की धौस तो न रहेगी, अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। कुछ की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है, कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, यहाँ क्या लेने आए थे, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे, यह पछुआ न जाने कहां से बर्फ ली आ रही है, उठो फिर एक चिलम भरो, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका हूं, यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी, जबरा भी उठा बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। यह देख हल्कू स्नेह भरे शब्दों में बोला, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। मुन्नी हल्कू को खेती के बजाय मजदूरी करने को क्यों कह रही थी, क्योंकि जो खेती थे उसके पैसे सारे ऐसे के ऐसे ही चले जाते थे, जबकि अगर वो मजदूरी से खाएंगे तो कुछ तो बचेगा। पूस की अंधेरी रात में हल्कू का संगी कौन था, उसका कुत्ता जिसका नाम था जबरा। क्या चिलम पीकर हल्कू खुद को जाड़े से बचा पा रहा था, नहीं। आइए देखते हैं आगे। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया।
हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। उस जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से लिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी इतनी ही तत्परता से गले लगाता वह अपनी दीनता से आहत ना था, जिसने आज उसे इस दिशा में पहुंचा दिया। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्मृति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने कई बार धमकाकर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। एक घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया, फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास से अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। पाठ से बताइए, ठंड से बचने के लिए हल्कू ने क्या उपाय सोचा? अलाव जलाने का। क्या अलाव जलाकर ठंड से हल्कू बच पाया? हाँ, अलाव जलाकर हल्कू जबरा को कौन सा खेल खेलने के लिए बोल रहा था? वो बोल रहा था जबरा से कि जबरा आग से कूदकर उधर जाए और फिर आग से कूदकर इधर आए। आइए देखते हैं आगे। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तो क्या तुम्हारी नाक में कुछ सुगंध आ रही है? जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वह उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो सतह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस आनंद सागर से प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। अगले क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला लिए माने ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही? जबरा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस तालाब को कूद कर पार करके देखें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस तालाब के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, यह सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और तालाब के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जागती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो जो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था।
जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चढ़ चढ़ सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नौच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जानवरों के पीछे दौड़ना उसे असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत का सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ। पाठ से बताइए, खेतों में हल्कू को किस प्रकार की आहट सुनाई दी? जैसे कोई जानवरों का झुंड उसके खेत में घुस आया है। जानवरों के खेतों में आ जाने के बाद भी हल्कू ने भगाने क्यों ना गया? क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। खेत का सफाया किस जानवर ने कर डाला था? नील गायों ने। आगे देखते हैं पाठ में, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आ गए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, मजूरी करके माल गुजारा भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। आइए देखते हैं शब्द पिटारा। खैरात अर्थात भीख, चैरिटी। पछुआ, पश्चिमी पवने, वेस्टर्न वाइंड्स। दोहर, दो तह वाली चादर, टू फोल्ड ब्लैंकेट। डांड, खेत की सीमा, फार्म बाउंड्री। मालगुजारी, भूमि का रिवेन्यू। गाड़े की, करघे की बनी, मेड ऑफ लूम। अलाव, तापने के लिए जलाई गई आग, बॉनफायर। दंदाया, आग के पास बैठकर गर्म हुआ, गेट वार्म। मड़ैया, झोपड़ी, हट। आइए चलते हैं आगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर। इसमें है लिखित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुन्नी ने हल्कू को खेती छोड़ने के लिए क्यों कहा? मुन्नी ने हल्कू को खेती छोड़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि इससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। हल्कू ने अलाव जलाने का फैसला क्यों लिया? ठंड से बचने के लिए। जबरा भौंकते हुए खेत की ओर क्यों गया? जबरा भौंकते हुए खेत की ओर गया क्योंकि उसने जानवरों की आहट सुन ली। हल्कू चाहकर भी अपने खेत को बर्बाद होने से क्यों न बचा सका? क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। हल्कू खेत में खड़ी फसल के बर्बाद हो जाने पर भी खुश था, क्यों? इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्योंकि रात को ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। हल्कू का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें आप हल्कू के चरित्र के बारे में लिख सकते हैं कि हल्कू एक स्वाभिमान किसान था, जिसने इतनी ठंड होने पर भी अपने कंबल के एकत्र किए हुए पैसे किसको दे दिए? सहना को दे दिए। आगे है भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें आप भावार्थ लिखेंगे। हल्कू हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक एक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा।
हल्कू जब पक्का इरादा करके उठने की सोचने लगता है तो 2-3 कदम चलते ही उसे एक बिच्छू के डंक के समान हवा का झोंका घेर लेता है और फिर वह अलाव के पास आकर पुनः बैठ जाता है और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्म करने लगता है। आइए चलते हैं आगे। आगे है पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। प्रथम है कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। धमनियों में रिक्त की जगह हिम बह रहा है। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म करेगा। अकर्मण्यता ने रस्सी की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ कर रखा था। मजूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं आगे। किसने किससे और कब कहा, लिखिए। ला दे दे गला तो छूटे। हल्कू ने अपनी पत्नी से जब सहना कर्ज मांगने आया। कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। हल्कू ने जबरा से जब उसे ठंड लगी। भला ऐसे भी कोई सोता है। हल्कू की पत्नी ने हल्कू से जब उसने उजड़े खेत को देखा। आगे है रात की ठंड में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा। हल्कू ने अपने आप से सेम जब उसने उजड़े खेत को देखा। आइए चलते हैं आगे। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? मुन्नी। हल्कू की खाट के नीचे कौन बैठा था? कुत्ता। हल्कू की पत्नी ने उसे क्या छोड़ने के लिए कहा? खेती। धमनियों में रक्त की जगह क्या बह रहा था? हिम। हल्कू के खेत को बर्बाद करने वाले पशु कौन थे? नीलगाय। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। मौखिक प्रश्न। सहना कौन था? सहना गांव का साहूकार था। हल्कू ने जबरा को खेत में आने से क्यों मना किया? क्योंकि उसको भी हल्कू के साथ ठंड में न रहना पड़े। जबरा को बाग में एक क्या चीज मिल गई? एक हड्डी। हल्कू और हल्के खेत में क्यों गया? ताकि वह उसके पौधे तोड़कर झाड़ू बना सके। हल्कू को जबरा पर क्रोध क्यों आया? क्योंकि ठंड में वो भौंक रहा था। आइए चलते हैं आगे व्याकरण पर। वचन बदलिए। रात, रातें, फसल, फसलें, घुड़की, घुड़कियां, पत्नी, पत्नियां, आंख, आंखें, स्त्री, स्त्रियां, छुट्टी, छुट्टियां, आत्मा, आत्माएं, नीलगाय, नीलगाय,
बगीचा, बगीचे। आगे है लिंग बदलिए। आइए देखते हैं क्या क्या है। स्त्री, पुरुष, गाय, बैल, सिंह, सिंघनी, नायक, नायिका। कुत्ता, कुतिया, लुहार, लुहारिन, पति, पत्नी, लेखक, लेखिका। अगला है विलोम शब्द लिखिए। निश्चित, अनिश्चित, जाड़ा, गर्मी, अंधेरा, उजाला, कठोर, नरम, आलस्य, फुर्ती, सत्य, असत्य, ठंडी, गरम, सुगंध, दुर्गंध, सोना, जागना, प्रसन्न, अप्रसन्न। कल्पना की कलम से आपको बताना है कि अगर हल्कू की जगह आप होते तो इस कहानी में क्या परिवर्तन आता। रचनात्मक गतिविधि में अगर हल्कू की जगह आप होते तो इस कहानी में क्या परिवर्तन आता। आओ अब खेलें। इसमें भी आपको बताना है इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और कैसे। जबरा नामक कुत्ते की 4 विशेषताएं। प्रथम, स्वामी भक्त। दूसरी है सचेत और गंभीर। तीसरी, वफादार। और चौथी, स्वस्थ। आगे है इस कहानी के आधार पर मजदूर और किसान की तुलना करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। प्रस्तुत कहानी के आधार पर मजदूर की स्थिति किसानों की स्थिति से कुछ संतोषपूर्ण थी। आगे है सूझबूझ। किसान के जीवन में सुधार किस प्रकार लाया जा सकता है, कुछ उपाय सुझाइए। जीवन मूल्य। बच्चों, भले ही इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा जिस भारतीय किसान का वर्णन किया गया है वह स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का किसान है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अनेक ऐसे किसान देखे जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति हल्कू से अधिक बेहतर नहीं है। अतः ऐसे गरीब किसानों के आर्थिक सुधार हेतु सरकार द्वारा विशेष योजनाएं बनाना जरूरी है, ताकि हमारा अन्नदाता किसान खेती बाड़ी से मुंह मोड़ने की बात ना सोचे। कड़ी जोड़ो। भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। कृषि यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि और यह लोगों के रोजगार का स्रोत है। कृषि के माध्यम से उत्पादन और व्यापार की गति बढ़ती है, जिससे आर्थिक विकास होता है। अच्छा कृषि उत्पादन देश की आर्थिक सुरक्षा में मदद करता है, क्योंकि खाद्य सामग्री की सफल उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। धन्यवाद बच्चों।